अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। हर प्लेटफॉर्म, हर खिलाड़ी, हर स्पोर्ट्स, सबके लिए हमारा ये दरवाज़ा खुला है। क्रिकेट हो, हॉकी हो, बैडमिंटन हो, स्क्वॉश हो, टेनिस हो, कबड्डी, इवन कबड्डी हो, बॉक्सिंग हो, मार्शल आर्ट्स हो, मिक्स मार्शल आर्ट्स हो, कराटे हो, जूडो हो, सबके लिए ये प्लेटफॉर्म ओपन है। सिर्फ खिलाड़ी हमारे टॉप के होने चाहिए और हमारे खिलाड़ियों में जज्बा होना चाहिए। एक सबसे दुनिया की मकबूल तरीन खेल है फुटबॉल। उसके बाद दुनिया में जिस खेल में सबसे ज़्यादा लोग इंटरेस्ट लेते हैं, पूरी दुनिया की बात करूं बड़े कैनवस पे, वो है बॉक्सिंग। बॉक्सिंग एक ऐसा खेल है जिसने दुनिया को बहुत बड़े बड़े नाम दिए हैं। मोहम्मद अली कले हो, इवेंडर होलीफील्ड हो, माइक टाइसन हो, या फिर अभी हालिया मैनी पक्याओ हो। मेरे फेवरेट हैं इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उनका नाम लेता हूँ। मैनी पक्याओ हो, पाकिस्तान के टॉपेस्ट बॉक्सर्स में वसीम हो, उस्मान वज़ीर हो, तैमूर ख़ान हो, और बहुत लातादाद नाम जो आप इसी शो में उन्हें देखते हैं, उनसे मुलाकात आपकी होती है। इसी फील्ड से आज आपकी मुलाकात भी करवाएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान के नेशनल सर्किट में भी बॉक्सिंग किस फैसिलिटीज़ के साथ चल रही है और कितनी आसानियाँ हैं बॉक्सर्स के लिए। और चूँकि ये एक ऐसा खेल है जिसमें इंजरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, ये एक ऐसा खेल है जिसमें डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, और एक ऐसा खेल है जिसको अगर आप एमेचर से प्रोफेशनल की तरफ अडॉप्ट कर लें तो फिर इसमें पैसे भी बहुत लगते हैं। आपको एक प्रमोटर चाहिए होता है जो आपकी बैनुल-अक़वामी फ़ाइट्स ले, फिर बैनुल-अक़वामी फ़ाइट्स में बॉक्सर ढूंढने होते हैं, फिर वहाँ की एंट्री फीसेज होती हैं, फिर यहाँ पर प्रैक्टिसेस होती हैं, फिर उस मुल्क में जहाँ पर आपकी फ़ाइट रखी जाती है वहाँ जाके प्रैक्टिस होती है। एक टीम पूरी चाहिए होती है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है। जो बॉक्सर्स इनिशियल स्टेज पर हों और डोमेस्टिक सर्किट में बहुत अच्छा कर रहे हों, बेल्ट्स भी जीत रहे हों अपनी अपनी वेट कैटेगरी में, उनके लिए कितनी मुश्किलात होती हैं, कहाँ से वो निकल कर आते हैं और कहाँ जाने का ख्वाब होता है। आज एक ऐसे बॉक्सर से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो अभी उभरता हुआ सितारा है, और आने वाले कुछ दिनों में आप इन्हें उस्मान वज़ीर की तरह या वसीम की तरह या हमारे और दूसरे टॉप बॉक्सर्स शोएब हो, आसिफ हज़ारा हो, इनकी तरह इंशाल्लाह इन्हें भी आप एक शानदार जगह पर देखेंगे। अभी हालिया इनकी फ़ाइट्स हुई, हालिया फ़ाइट्स में इन्होंने बेल्ट जीती, पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन की वो बेल्ट है वो इन्होंने जीती है। शहबाज सेफी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये फ़ाइट हुई, इस्लामाबाद रावलपिंडी में, और वहीं पर इन्होंने फ़ाइट। अब ये तैयारी कर रहे हैं थाईलैंड के लिए, और अब एक पहला बैनुल-अक़वामी मुकाबला इनका होगा। आज बड़ी डिटेल डिस्कशन, एक बॉक्सर, उसकी लाइफ, उसकी प्रैक्टिसेस, इंजरीज़ और उसकी मुश्किलात। तो आज आपकी हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं मोहम्मद खलीक से। मोहम्मद खलीक बड़े शानदार उभरते हुए रहे बॉक्सर हैं, बैंटम वेट कैटेगरी में बॉक्सिंग कर रहे हैं। ज़रा अपने वेट कैटेगरी में कितनी मुश्किलात देख रहे हैं, किन किन मराइल से गुजरना पड़ता है, फिर जब हम वेट कटिंग की बात करते हैं तो इस पर भी बात करेंगे। खलीक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ज़बरदस्त सर। खलीक, पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह आपने बेल्ट जीती है। और ये बताएं मुझे कि आपका ताल्लुक़ कश्मीर से है? जी सर, आज़ाद कश्मीर ज़िला बाग से ताल्लुक़ है। ज़िला बाग से, क्या खूबसूरत जगह से आपका ताल्लुक़ है। अच्छा खलीक, हम ज़रा शुरुआत करें। आपकी फ़ाइट्स मैंने देखी, उसकी वीडियोस भी देखी, अच्छी फ़ाइट कर रहे हो आप, एक प्रॉपर शेप में हो, मेहनत भी कर रहे हो। ज़रा हमें ये बताएं कि कश्मीर में जब आपने शुरुआत की, वहाँ तो फैसिलिटीज़ तकरीबन ना होने के बराबर है, तो कैसे शुरुआत हुई, किसको देख के ख्याल आया मैंने बॉक्सिंग करनी है? सबसे पहले मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ स्टूडियो पे बुलाया। मैं सबसे पहले बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ। और जो आपने मुझे सवाल पूछा है कि आपको शौक़ कहाँ से हुआ और कहाँ से इसका आगाज़ हुआ, तो मैं शुरू से ये मोहम्मद अली बॉक्सर, माइक टाइसन लोगों को मैं बहुत इनकी बॉक्सिंग देखता था, तो मुझे इनकी बड़ी ख्वाहिश होती थी कि मैं भी बॉक्सिंग करूं। लेकिन आपके हवाले से तो कश्मीर में तो इसके हवाले से बॉक्सिंग और इंटरनेशनल लेवल की अकाडमी इस तरह से तो नहीं है, तो कुछ अर्सा मैंने वहाँ की है। और उसके बाद मैं इस्लामाबाद आ गया था, फिर रावलपिंडी में यहाँ पे मैंने बॉक्सिंग की है, और यहाँ कोचिज़ से मैंने अपनी ट्रेनिंग ली है, और बड़ी हार्ड और मेहनत के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, शौक़ हुआ आपको, आप ज़ाहिर है मोहम्मद अली कले हो गया, माइक टाइसन हो गया, अभी रिसेंट में मैनी पक्याओ हो गया, मनी बैग्स बड़े शानदार बॉक्सर हैं, वो हो गए, और बहुत सारे नाम हैं, लातादाद नाम है। बॉक्सर आमिर खान, आमिर, अच्छा बड़ा अच्छा नाम लिया आपने। अब तो खैर वो तकरीबन इंटरनेशनल फाइट से दूर होते जा रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान में एक एकेडमी यहाँ इस्लामाबाद में बनाई, पता है आप उस एकेडमी का? और आपको पता चल रहा हूँ कि उनका तल्लक भी आज़ाद कश्मीर मीरपुर से है। जी हाँ बिल्कुल। और कभी हुई मुलाकात? हुई उनसे मोबाइल पे हुई है,
और उनकी एकेडमी है बॉक्सर अमर ख़ान के नाम से जी इस्लामाबाद। जी, इस्लामाबाद कई दफ़ा हमारा जाना आना हुआ। आपको पता है उस्मान वज़ीर जो पाकिस्तान के बड़े अच्छे टॉप नाम हैं, उनकी शुरुआत भी वहीं से हुई है। वो आमिर ख़ान एकेडमी में ही रहे हैं और आमिर ख़ान एकेडमी से ही उनकी शुरुआत हुई है। तो कभी इत्तफाक से ऐसा आपने कहा कि बातचीत हुई, क्या बात हुई आमिर ख़ान से, तो ज़रा बताएं कि उन्होंने कैसे हौसला अफजाई की, उनको अपने हवाले से बताया आपने? जी, मैं तो उनका बड़ा फ़ैन भी हूँ बॉक्सिंग में। तो मैंने जब टाइटल जीता था तो मैंने उनको मैसेज किया था कि इस तरह से मैं भी जीत गया हूँ, टाइटल फ़ाइट्स मैंने किए। तो उन्होंने कहा था, बहुत अप्रिशिएट किया था मैं, तो उनकी अप्रिशिएट की वजह से मेरा और हौसला बढ़ा था। अच्छा, आपको मैं जो बता रहा था, उस्मान वज़ीर, कभी मुलाकात हुई ऐसे अच्छे बॉक्सर्स के साथ जैसे उस्मान है, मोहम्मद वसीम, वसीम फ़ैल्कन कहा जाता है उन्हें, कभी उनसे मुलाकात हुई? कभी इनसे तो मुलाकात नहीं हुई, हालांकि इनके साथ दुआ सलाम तो रहती है। वसीम भाई के साथ भी दुआ सलाम हुई है मोबाइल पे, लेकिन वैसे मुलाकात नहीं हुई? मुलाकात नहीं हुई। अच्छा ये बताएं, अब आप ज़रा हमें, जब आप कश्मीर से, इतनी मुश्किलात भी होती हैं, ज़ाहिर है आपको प्रैक्टिस करना मुश्किल हो जाता है, कश्मीर के एरिया से निकलते हैं, वहाँ पर आप क्या प्रैक्टिस करते थे? आपने शुरुआत कैसे की वहाँ से, ज़रा ये जानना चाह रहा हूँ। वहाँ पे क्या करते थे? खुद से कुछ वो बनाकर, जैसे वो अक्सर लोग मिट्टी भर के एक थैला सा बना लेते हैं और उससे फिर पंचिंग बैग जिसे कहा जाता है उससे शुरू करते हैं, किससे शुरुआत कैसे की? वहाँ छोटा सा एक क्लब था, तो फिर मार्शल आर्ट्स का क्लब था ना, वहाँ पे ये जोडो, उसके बाद मार्शल आर्ट्स की जो है ना वो गेम्स वो करवाते थे। तो ज़्यादातर मुझे बॉक्सिंग का शौक़ था। वहाँ के जो कोच थे शफीक हाशमी साहब, तो आपको इसके चैनल के तवसत से बताना चलूँ कि हमारे आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग का ये भी एजाज़ है कि वो 3 प्लेयर्स को लेके उज़्बेकिस्तान गए किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में। वहाँ से उनके 3 जो प्लेयर्स हैं वो ब्रॉन्ज मेडल हुए थे आलमी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि यहाँ पे इस तरह बॉक्सिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है, या इस तरह से आप नहीं, अगर आगे जाना है, अगर आपने इस तरह बॉक्सर आमिर ख़ान हो गया, उस्मान वज़ीर लोग हो गए, तो अगर वर्ल्ड लेवल पे जाना है तो फिर यहाँ से निकल जाओ। तो फिर मैं यहाँ इस्लामाबाद आया, तो अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ पे फरिश्ता सिफ्त मुझे कोच दिए, जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की और मेरी बहुत गाइड्स की, मुझे बहुत ट्रेनिंग में हार्ड ट्रेनिंग्स करवाई। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मेहनत से अभी तक मैंने जो फ़ाइट्स की हैं वो नाकाबिल शिकस्त। ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ जो कोच मिले उनका नाम बताएं हमें, क्या ट्रेनिंग शुरू की उन्होंने और यहाँ आने के बाद आपने उनको कैसे ढूंढा? तो ये तो वो कहा जाता है ना कि अगर शौक़ हो या ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, तो ये बात शौक़ ही होती है। मैंने जब स्टार्ट पे आया तो मुझे पिंडी का पता ही नहीं था कि पिंडी, एक तो पिंडी रावलपिंडी है ही बहुत बड़ा। तो मुझे जो भी मैं लोकेशन लगाता था मोबाइल पे, हर क्लब में लगा जाता। तो बाद में फिर रावलपिंडी कम्प्लेक्स में गया, तो वहाँ कोच ने कहा कि आप हमारे पास स्टे कर लें, कुछ अरसा यहाँ पे रखें, अगर गेम आपको अच्छी लगती है हमारी तो आप रुक जाएं। तो मैंने उनकी गेम अच्छी लगी, कुछ अरसे के बाद वहाँ पे कंपटीशन भी हुआ, तो वहाँ जीत भी गया। फिर उसके बाद मेरा और हौसला बढ़ा और मैंने फिर मेहनत करता रहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी आपके ये सामने ये टाइटल पड़ा हुआ। अच्छा, ये बेल्ट कोई आसान नहीं होता। देखें, आप एक जगह से निकलते हैं जहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं है, फिर उसके बाद आप यहाँ आते हैं, फिर यहाँ पर आप अपना करियर का आगाज़ करते हैं, बेल्ट तक पहुँचते हैं। बेल्ट लेना बहुत बड़ी बात है। अब तक कितने मुकाबले हुए हैं खलीक आपके? जी सर, मेरे तकरीबन 4 मेरे प्रोफेशनल फ़ाइट्स हुई हैं, उसमें गोल्ड हुआ था, और आलमी जो मैंने टाइटल की फ़ाइट है ये मैंने इसमें विन हुआ था। और अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो मेरा उम्मीद है और जो मेरा प्रोग्राम है वो वर्ल्ड लेवल पे है। और आपने थाईलैंड में एक बॉक्सिंग भी करनी है, ज़रा उस पर हम डिटेल बात भी करते हैं। यहाँ पर खलीक कितनी फ़ाइट्स लड़ चुके हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान में प्रोफेशनल 4 फ़ाइट कर चुका हूँ। अच्छा, प्रोफेशनल 4 हो गई हैं। चारों के रिजल्ट्स क्या रहे? और अब चारों के अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 नॉकआउट फाइट्स की हैं और एक मैंने पॉइंट पे मैंने जीती है। ज़बरदस्त, 4 की 4 आपने जीती हैं। खली जो मैंने टाइटल की फाइट्स की भी मैंने नॉकआउट फाइट जीती है। वाह वाह वाह, टाइटल भी नॉकआउट, क्या बात है। खली ये जो नॉकआउट है ये बड़ा मुश्किल होता है भाई, आपने एक बॉक्सर ही गिरा दिया पूरा और फिर वो उसका हाथ उठाने का भी मौका नहीं मिलता, वो आप 1 साइडेड जीत जाते हैं। ये सारा प्रैक्टिस की वजह से होता है। हम ज़रा फाइट्स के स्टैंडर्ड पे भी बात करेंगे। यहाँ जो फाइट्स होती हैं ज़रा उसके हवाले से बताएं, उसका स्टैंडर्ड क्या होता है, कितने अच्छे स्टैंडर्ड की फ़ाइट होती है, तैयारी कैसी होती है, जो ओपोनेंट आगे बॉक्सर होता है आपके दूसरा मुखालिफ बॉक्सर, वो कितने तगड़े होते हैं, और क्या उसके बारे में पता होता है
कि ये बॉक्सर इस जगह से है, ये इस स्टाइल में फ़ाइट करता है? हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है ना। जी सर, मैं जो मेरा ट्रेनिंग सेक्शन है मैं हफ्ते में 5 टाइम करता हूँ मैं। और मैं सुबह अपनी प्रैक्टिस करता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं अपनी रनिंग शनिंग जो मोटी छोटी एक्सरसाइज करता हूँ। फिर वो करने के बाद फिर मैं कॉम्प्लेक्स जाता हूँ, फिर वहाँ कोच करवाते हैं ट्रेनिंग। ये 5 दिन में परमानेंट करता हूँ। जब मेरी फ़ाइट्स होती है तो 15-20 दिन पहले मुझे कोच बता देते हैं कि आपकी फ़लाँ ने फ़ाइट रखी हुई है, आपने तैयारी करनी है दबंग तरीके से, जो आपने फ़ाइट जीतनी है। फिर उसकी जो मेरी फ़ाइट्स की जो ट्रेनिंग होती है वो उसमें तो मेरी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि उसमें तो हार्ड कर लेता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसकी मेहनत का मुझे सिला भी देता है और वो मैं उसमें कामयाब हो जाता हूँ। ज़बरदस्त। खलीक, कितना टाइम देते हैं रिंग में और स्पायरिंग और इन फाइट्स में कितना टाइम देते हैं? जो 1-on-1 फाइट्स होती हैं, जो सोलो करनी शैडो फाइटिंग होती है, उसकी प्रैक्टिस में कितना टाइम लगाते हैं? मतलब एक दिन में कितने घंटे आप देते हैं? तकरीबन मैं जो कॉम्प्लेक्स में जाता हूँ तकरीबन 3 से 4 घंटे वहाँ करता हूँ। और जो सुबह करता हूँ तकरीबन 2 से ढाई घंटे वो अपनी सुबह फिजिकल करता हूँ। एक्सरसाइज उसमें जिसमें शैडो स्ट्रेचिंग। पंचेस करता हूँ, थोड़ा बहुत ये अपनी ट्रेनिंग ये फ़लाँ पंचेस, ये शैडो पंचेस फ़लाँ फ़लाँ। वेरी गुड। अच्छा खलीक, डाइट के हवाले से कोई प्लान करते हो? डाइट ये लेनी है, ये नहीं लेनी? अब तो यूट्यूब का ज़माना है, जी दुनिया में सब पता चल जी जाता है कि सर। क्या गलत डाइट है, क्या ठीक डाइट है। कौन बताता है इसके हवाले से? जी, फिर कोच मुझे बताते हैं कि ये आपका ये वेट बढ़ गया है, फिर ये चीज़ें आपने नहीं खानी है, ये मीठी चीज़ें हो गई, शुगर की चीज़ें हो गई हैं। और उसके बाद ये आपने खाना है ताकि आपका साथ वेट भी सब मुश्किल होता है ना बराबर खाने रहे। को और आपका रोकना। ताकि मतलब कि आपकी जो स्टेमिना ताकत है वो भी कमज़ोर ना हो जाए, वीक नहीं ना हो, ताकि आप फाइट्स के बराबर ना रह सकें। गोश्त का इस्तेमाल करते हो खलीक? जी सर। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो बॉक्सर्स और देख रहे हैं या सुन रहे होते हैं ना, उनको पता हो कि यार ये बॉक्सर इस तरह की डाइट लेते हैं और ये डाइट जिसे हम राइट डाइट कहते हैं, ठीक डाइट के इससे ज़्यादा बैलेंस डाइट। आपने कहा कि चीनी का ज़रा कम इस्तेमाल करते हैं, वो शायद वेट भी बढ़ा देती है जी चीनी, सर। इस वजह जी से भी सर। कम इस्तेमाल करते हैं। जी सर। चाय पीते हैं? चाय पीता हूँ, लेकिन जब मेरी फाइट्स होती हैं तो फिर मैं चाय शायद छोड़ देता हूँ। बड़ा मुश्किल काम है, हैं? और नाश्ते में भी चाय छोड़ देना, और जब ये मेरी बड़ा फाइट्स मुश्किल होती काम। हैं, मेरा अगर वेट है ना, मैंने फाइट 60 में करनी है ना, मैं अगर फाइट मेरा वेट है वो 65 में, तो उसको मैंने गिराने के लिए फिर मुझे डाइट करनी पड़ती है। और वो डाइट मतलब कि मैंने चपाती है वो मैंने छोड़नी पड़ती है। सुबह के टाइम अगर मैंने गोश्त खाना होता है फिर वो जो है ना, वो जो है ना मसाले वसाले ये कुछ फिर ये सब छोड़ना सुनना पड़ता है? पड़ता है। ओए हो। उसको सिर्फ पानी के साथ उबाल के और उसकी यखनी बना के और उसमें से थोड़ा सा नमक डाल के वो खाना पड़ता है, ताकि आपका मतलब कि थोड़ा सा स्टेमिना ताकत भी थोड़ी सी रहे और आपका वो वेट भी थोड़ा सा बराबर रहे और वो आप ऊपर ना जाए। ज़बरदस्त। अच्छा जी, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे बड़ी डिटेल इस पर बात करेंगे, ज़रा इंजरीज को लेकर भी बात करेंगे और दीगर मामलात हैं, स्पॉन्सरशिप के बड़े मसाइल हैं हमारे पाकिस्तान में। डोमेस्टिक लेवल पर पजीराई बड़ी कम होती है, कोई ज़रा सपोर्ट चाहिए हो बॉक्सर को वो बड़ी कम होती है, पैसों के बड़े मामलात होते हैं। आजकल डिपार्टमेंट्स चूँकि बड़ा कम काम कर रहे हैं, मैं तो बड़ा शाबाश देता हूँ अफवाज पाकिस्तान के उन सारे डिपार्टमेंट्स को जो बड़ा जाँ फिशानी के साथ खिलाड़ियों की बेहतरी पर काम कर रहे हैं, जॉब्स भी दे रहे हैं, उसमें वापडा भी सर फहरिस्त है। लेकिन जो पहले एक रिवायती डिपार्टमेंटल गेम्स होती थी, अब उसका खात्मा होता जा रहा है। डिपार्टमेंट्स इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं हैं, तो मैं ज़रा इस पर भी बात करता हूँ। ब्रेक लेते वापस आते हैं, इस पर भी बात करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। मोहम्मद खलीक हमारे शानदार नेशनल बॉक्सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि राइट डाइट की भी बात करते हैं, तो हम ज़रा मेडिसिन की भी करेंगे। खलीक, पाकिस्तान में एक रिवाज है कि सर दर्द हो, आपको जिस्म में दर्द हो तो आप जाएं, कुछ चंद एक टैबलेट्स हैं, उनका हम नाम नहीं लेते, लेकिन टैबलेट्स ले लेते हैं लोग अपनी मर्जी से। तो क्या ऐसा करने से बचते हैं? आपको पता है ये डोपिंग का बड़ा मसला है, खुद से नहीं लेनी मेडिसिन, हमेशा डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करेगा वो मेडिसिन लेनी है, कोच और इन सारों को बताना है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका अभी इनिशियल है करियर का। तो जब खुद मेडिसिन कभी ले तो नहीं लेते? नहीं सर, मेरे जो वहाँ में पिम्स अस्पताल में होता हूँ, वहाँ पे डॉक्टर अफराग मुगल साहब हैं और वहाँ पे वो उनकी अपनी एक मेडिसिन की कंपनी भी है और वहाँ उनकी फार्मेसी के वो ऑनर्स हैं। तो जब भी मुझे कोई बुखार या इस तरह से कोई होता है तो पहले मैं उनसे मशवरा करता हूँ। गुड। तो वो यानी मुझे आप डॉक्टर को पहले जी, पूछते हैं? तो मुझे वो इस तरह से मेडिसिन यूज़ करने नहीं देते हैं। कहते हैं कि इस तरह से मेडिसिन यूज़ करने से आपके मज़ीद आपकी वो फैल जाएगा, इससे इज्तनाब करें।
तो जो भी होता है तो मेडिसिन के हवाले से मैं उनसे पहले उनसे पूछता हूँ, फिर मेडिसिन यूज़ और करता ये आपने हमेशा रखना है खलीक का, आप को इसका शायद अभी आप नए हो, ये इंटरनेशनली और नेशनली इसका टेस्ट होता है। डोपिंग के बड़े मसाइल हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी इसी डोपिंग की वजह से बैन हुए हैं, जिन्होंने ममनुआ अद्वियात ले ली, उनको पता ही नहीं होता दवाइयों में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं या ऐसा कोई उसका फार्मूला होता है जो खिलाड़ियों के लिए मना होता है। तो इससे आपने बहुत बचना है हमेशा के लिए। अब हम आते हैं ज़रा इंजरीज़ पे। खलीक ये ऐसी खेल है जिसमें इंजरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, और आपको पता है कि हेड इंजरीज़ होती हैं, फेस इंजरीज़ बॉक्सिंग में बहुत होती हैं, आपके रिब्स के ऊपर पंचेस लगते हैं तो उसकी बहुत इंजरीज़ होती हैं। तो जो इंजरीज़ हैं, कभी ऐसा हुआ है कि खेल के दौरान या प्रैक्टिस में इंजरी हुई हो? जी मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की तो मुझे तो लोगों ने तो बहुत डराया, आपका ये नाक टूट जाएगा, आपके दांत टूट जाएंगे, आप ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा। लेकिन मुझे शौक़ थी, मैंने कहा था मैंने करना है, क्योंकि अगर इसमें अगर मौत भी हो जाती है तो इवन मुझे ऐसा कबूल है। इतने पैशन मुझे इतना शौक़ था। तो इतने दूर से फिर भाग से अपने घर बार छोड़ के, अपने वालिदैन को छोड़ के इस परदेश में, और मैं इसी गेम की वजह से आया। तो अल्लाह ने मुझे इसका सिला दिया और अल्लाह मज़ीद मुझे सिला देगा। तो जब मैं इधर इस्लामाबाद आया तो मुझे एक बॉक्सर के साथ मैंने वैसे स्पारिंग कर रहा था। तो उस वक़्त मैं न्यू ही था, तो उस वक़्त तो मुझे अपने आप को डिफेंस करना या ब्लॉकिंग करने का उसका तो मुझे नहीं था कि मैंने किस तरह से ब्लॉकिंग करनी है, किस तरह से मुझे अटैक करना है। तो अभी तो सीख रहा हूँ, उस वक़्त तो बिल्कुल नहीं सीख रहा था। तो वो जो मेरा बॉक्सर था, जो मेरा फ्रेंड था, तो जिसके साथ मैंने फ़ाइट्स की, तो मैंने उसके साथ जो पंच लगा तो जगह पे मैं गिरा, और मेरे यहाँ पे अभी भी एक दो दांत उसमें मतलब डैमेज हो गए। लेकिन वो ये है ना कि फिर ये नहीं, मेरे हौसला नहीं टूटा कि मैंने कहा नहीं, मैं उसके बाद मैंने कहा कि अब आज तो मैं इसके साथ में अब हो गया, लेकिन इतना बनना है कि मैंने कल इसको मैंने गिराना है, और कल इसको मैंने इसके दांत तोड़ने हैं। मतलब कि कल अपने आप को इतना डिफेंस बनाना कि कोई मुझे इस तरह से ना कर सके। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर कोच से मैंने बात की कि ये मुझे अपने आप को ब्लॉकिंग सिस्टम सिखाएं, ये फलाएं सिखाएं। डिफेंस और ब्लॉकिंग ये बहुत ज़रूरी है। खलीक कितना काम किया इस पर, डिफेंस पर? अच्छा, फुटवर्क होता है, जितने बॉक्सर्स हैं उनका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ में हैंड आई कोऑर्डिनेशन होता है, कि आपकी आंख और हाथ का एक साथ चलना, कि आप नज़र रखें, क्योंकि पंचेस बहुत स्पीड से आ रहे होते हैं। फिर आपका पाँव होते हैं, जितने अच्छे से रिंग में आप अपने पाँव चलाएंगे उतना ज़्यादा आप दूसरे बॉक्सर के ऊपर हावी रहेंगे। और मैं देखता भी हूँ, आपके वीडियोस देखिए, आप बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हो पाँव का। तो कितना काम करते हो अपने फुटवर्क के ऊपर और हैंड आई कोऑर्डिनेशन पे? अभी जो फाइट है जो आप देख रहे हैं, इसमें जो मेरे फ़ैन बहुत गए हुए थे उसमें मेरी फ़ाइट देखने के लिए। मैं इस क्राउड में या इस टेंशन में था कि मैं अगर आज मैं अगर हार गया तो अपने फ्रेंड्स को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं प्रेशर मैंने फ़ाइट्स किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इससे अच्छी फ़ाइट कर सकता हूँ। जो आपने कहा ना फुटवर्क की, हमारी एक कोच थे जब मैं स्टार्ट पे गया ना, वो आर्मी के कोच थे, इधर इस्लामाबाद में आर्मी को वो सिखाते हैं वो। तो उन्होंने मुझे बॉक्सिंग की जो है ना बेसिक जो है ना, मेरी फुटवर्क नहीं सही हो रही थी सही तरह से ना, तो तकरीबन मुझे 20 दिन मुझे बेसिक जो फुटवर्क है उस पर मुझे लगे थे सीधा करने में, सीखने में। बड़ा मुश्किल काम है फुटवर्क को ठीक करना। बहुत। अच्छा, रिंग में फ़र्ज़ करें दूसरा बॉक्सर आपसे अच्छा फाइट करता हो, तेज़ करता हो, अब क्या होता है ना, कभी कभी डिफरेंट स्टाइल के बॉक्सर, एक अटैकिंग होते हैं, एक डिफेंसिव होते हैं, जो पहले डिफेंस पे जाते हैं, बाद में मौका देख के अटैक करते हैं। फिर बॉडी टू बॉडी कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इसमें, यानी आप करीब बॉक्सिंग कर रहे होते हैं साथ साथ जुड़ के, तो उसमें पता नहीं चलता। तो लोअर जो पोर्शन है उसके डिफेंस, और जो मुंह या अपर पोर्शन है, हाई पोर्शन, उसका डिफेंस, इसके दो अलग अलग तरीके हैं। तो क्या आपने ये इस पर काम किया है कि नीचे से रिब्स भी बचानी है, ऊपर से फेस भी बचाना है? जी, ये तो आपने तो सारा ही वो बॉक्सिंग का खुलासा ही खोल दिया है। गलत किया मैंने? पूरा खुलासा ही खोल दिया है। इसमें तो पूरी बॉक्सिंग ही छुपी हुई है, क्योंकि बॉक्सर अगर इसको सबसे पहले बॉक्सर को अपने आप को सेव करना, फिर आगे फ़ाइट करनी होती है। तो पहले तो हम अपनी रिब्स, अपने ये फिर ये जबड़े, इनको सेव करना होता है। तो इससे जो है ना, आइस कंटेक्ट आपकी जितनी मजबूत होगी तो उतना आप बचेंगे। मैं जब मैं स्टार्ट पे कर रहा था ना फाइट्स, तो जब मुझे पंच आता तो मेरी आंखें बंद हो जाती थी।
तो उस पे मेरे फिर जो कोच थे उन्होंने फिर मुझे पकड़ के फिर उससे फिर वो लड़कों से वो मेरे आंखों पे या मुंह पे वो पंच माराते थे लड़कों से। उससे जाके मेरी आंखें खुल गई और मेरी जो आइज़ कांटेक्ट है वो जब पंच आते ही मुझे नजर आ जाता है कि ये कहाँ लगना है पंच। कोच का बड़ा अमल दखल होता है वैसे खलीक आपकी लाइफ में, और कोच ही आपको सही से मेंटोरशिप और ट्रेनिंग करता है। आप समझते हैं कि कोच ने आपको इस काबिल तैयार किया है, आपकी अपनी मेहनत है, लेकिन कोचिंग अगर अच्छी मिल रही हो, स्टैंडर्ड हो कोचिंग का, तो क्या फ़र्क पड़ता है एक बॉक्सर की ज़िंदगी में? तो हदीस का मफ़हूम है ना मा बोइस्तुनी मुअल्लम, कि बेशक मुझे मुअल्लम बना के महबूस किया गया। मैं समझता हूँ कोई जितना भी लायक कितना भी क्यों ना हो, जितना भी टैलेंट हो, जितना भी ज़हीन के अंदर, जब तक उसके अंदर उस्ताद अच्छा ना हो वो आगे नहीं तरक्की कर सकता। तो उस्ताद के अंदर इसका बड़ा अमल दाखिल होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे कोच हैं उनकी मेरे साथ बड़ी मेहनत है, और मैं कुछ भी नहीं था और अभी भी मैं कुछ भी नहीं हूँ, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ हूँ तो मैं अपने उस्ताद की वजह से। बहुत अच्छे। ये बताएं, तगड़ा बॉक्सर रिंग में उतरा तो क्या फाइट का मंजर हुआ? आपको कौन सा ऐसा बॉक्सर लगा जो आपको लगता है कि अब तक की 4 फाइट्स प्रोफेशनल और यहाँ आप जो डोमेस्टिक अपने क्लब की फाइट्स करते हो उसमें कोई बड़ा तगड़ा या मुश्किल बॉक्सर हो? मैं जब फर्स्ट टाइम मेरी फ़ाइट थी शहबाज शरीफ स्पोर्ट कम्प्लेक्स में वहाँ मेरी, तो उस वक़्त मैं न्यू आया था। फिर वहाँ पे जो मेरे साथ जो फ़ाइट्स करनी थी वो मुझसे सीनियर प्लेयर था, बॉक्सर था ना, तो मैंने उसके साथ फ़ाइट की। हालांकि मैंने उससे नॉकआउट फ़ाइट किया, लेकिन प्रेशर बहुत टाइप था कि मैं इसके साथ कैसी फ़ाइट्स करूँगा। उसके बाद मेरा ऐसा प्रेशर ख़त्म हुआ कि मुझे किसी के साथ नहीं डर लगता है कि मैं कि फ़ाइट करनी है नहीं करनी है। और मैं जब भी मुझे कोच कहते हैं तो मैं रेडी तैयार हो जाता हूँ कि मैं उनको इनकार नहीं करता हूँ कि मैंने फ़ाइट नहीं करनी। ज़बरदस्त। नॉकआउट हुई पहली फाइट, कितनी देर लड़े रिंग में? अंदाज़न कितनी देर रिंग में लड़ाई वो हुई? मेरी जूनियर फाइट्स थी, जो मुझे कोच कहने लगे जी आप प्रोफेशनल में जाओ, क्योंकि आपके अंदर स्टेमिना बहुत अच्छा है। जो प्रोफेशनल ये होता है ना कि 12 राउंड उसमें जो खेलने पड़ते हैं, जो प्रोफेशनल की होती है, जूनियर के लिए 4 भी होते हैं, 6 राउंड्स भी होते हैं। तो जब मैंने फाइट वो जो पहली फ़ाइट्स की थी मैंने जूनियर फाइट्स की थी, तो उसमें मैंने तीसरे राउंड में ही मैंने अपने अपोनेंट को नॉकआउट कर दिया था। ज़बरदस्त। खलीक, कितना काम करते हैं अपना वेट ना बढ़ाने पे, बढ़ जाए तो उसको कट कैसे करते हैं, कितना टाइम लगता है? वो 1 साल पहले की बात है, मैं बाग था ना, तो एक नेशनल आ रही थी कराची में, तो मेरा वेट था 65 में। तो मुझे कोच ने कहा कि आपने वेट कम करके 60 में आना है। तो फिर मैंने ये किया कि मैंने खाना पीना ही छोड़ दिया। एक हफ्ते में मेरी इतनी वीकनेस होगी कि मुझे चक्कर आना शुरू हो गई। तो डॉक्टर से कहा कि मैंने कहा ये फिर वेट चेक कराऊँ, तो डॉक्टर से कहा कि मेरी सिर्फ फाइट्स है और मैंने ये कुछ किया। तो डॉक्टर आगे हंसने लगा कि आप उधर तो कुश्ती करने जा रही हो, इधर तो आपने खुराकें छोड़ दी है। तो उसने फिर मुझे डाइट लिख की थी कि ये चीज़ करें, फलां करें। तो फिर वो मैंने की, लेकिन उससे तो मेरी वीकनेस बहुत हो गई थी। तो फिर इसकी डाइट, जब आपका वेट बढ़ जाता है तो फिर एक तो आपने ट्रेनिंग बहुत हार्ड करनी पड़ती है, और फिर जो डाइट में खाने पीने में तब्दीली करनी पड़ती है, और फिर आपने बहुत कम खाना पड़ता है। कितनी अब तक सपोर्ट मिली है डिपार्टमेंट? कोशिश है कि डिपार्टमेंट भी मिल जाए कोई? बस मैं तो कहता हूँ कि जो आपको अच्छा प्लेयर होता है उसको डिपार्टमेंट हुकूमत उसको सपोर्ट करनी चाहिए, ताकि वो अपने मुल्क का नाम दुनिया की सतह पे बुलंद करे। ना हो डिपार्टमेंट तो हम परेशानी तो होती है, जाहिर है, ये हम समझते हैं। खलीक, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे नेशनल बॉक्सर खलीक आज हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी डिटेल डिस्कशन। आज़ाद कश्मीर से इनका ताल्लुक़ है। आज़ाद कश्मीर हमारा पाकिस्तान का हिस्सा, हमारा दिल है, और आज़ाद कश्मीर से निकले हमारी सारों की दुआएं हैं कि इंशाल्लाह थाईलैंड में होने वाली जो इनकी अगली फाइट है उसमें ये जीत कर आएँ। जब आएंगे तो इंशाल्लाह हम इन्हें दोबारा ज़हमत देंगे। खलीक, थैंक यू सो मच। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। चूँकि पाकिस्तान क्रिकेट भी एक बड़ा मैटर है, तो ज़रा पाकिस्तान क्रिकेट, उसके मसाइल और उसके दीगर मामला जो कैप्टनसी को लेकर चहमगोइयाँ हो रही हैं, उस पर करेंगे बात एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अब जरा बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर। कप्तानी की जंग क्यों छिड़ रही है? कप्तानी की जंग क्यों बात हो रही है बार बार कप्तान को तब्दील करने की? कैटेगरीज के मामला अभी सुधरे या एक तरफ बैठे ही नहीं थे कि बातचीत शुरू हो गई कप्तान को लेकर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसकी तरदीद करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी ये तरदीद? और ये कप्तानी के मामला पर इतनी बात होती ही क्यों है हमारे यहाँ कि जी वाइट बॉल का कैप्टन ये हो जाएगा, T20 में ये हो जाएगा, रेड बॉल का कैप्टन सऊद शकील? ऐसी बातें क्यों हो रही हैं? अगर हम 2021-22 के बाद से कप्तान नहीं संभाल पा रहे तो हमारी टीम कैसे संभलेगी? मुसलसल हमारी परफॉर्मेंस गिरावट का शिकार है। मोहसिन नकवी साहब
बहुत ज़बरदस्त तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे रोल प्ले कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है जितने अच्छे तरीके से बतौर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब ने भारतीय साजिशों को काउंटर किया और पाकिस्तान और इस पूरे रीजन की, एशिया की क्रिकेट को उन्होंने बचाया है एशिया कप के इनेकाद के साथ, ये बहुत बड़ा क्रेडिट उनको जाता है। लेकिन क्या मोहसिन नकवी साहब का ये भी काम है कि जिन लोगों को अपॉइंट किया गया है उस लेवल पर जाकर भी खुद ही ठीक करना शुरू कर दें? तो फिर ये सिलेक्टर्स, बोर्ड के अहदेदारान और जिनका जो काम है वो क्या कर रहे हैं, उनका फिर क्या रोल होगा अगर मोहसिन नकवी साहब ने ये सारे काम कर रहे हैं? चले आज इन सारी चीज़ों पर भी बात करेंगे, कैटेगरी को लेकर भी बात करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट और उसके मसाइल को लेकर भी बात करेंगे। बदियुज़्ज़मा साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बहुत मोहतरम है, उस्तादों की तरह है हमारे। बदी भाई अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सर बिल्कुल ठीक है। बदी भाई, कैप्टन क्यों बार बार ये शोशा छोड़ देते हैं हमारे यहाँ कि जी रिजवान को हम वनडे से हटा रहे हैं, सलमान अली आगा को वनडे में भी बना रहे हैं, और शान मसूद को टेस्ट से हटा रहे हैं, सऊद शकील को टेस्ट में बना, ये इस तरह के शोशे हमारे यहाँ आते ही क्यों है, और कैप्टनसी क्यों इतना मसला है हमारे यहाँ? आसाम भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बातें कहाँ से लीक होती हैं, कहाँ आती हैं, ये अंदर ही के लोग जो हैं वो बाहर के लोगों को बताते हैं। क्योंकि होता ये है कि जब भी कोई इस तरह के मामलात होते हैं, अगर किसी ने भी बोर्ड ऑफ गवर्नर में बात की या जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम के दरमियान इस तरह की बात हुई, तो आप अंदर जब इस तरह की बातें करेंगे तो वो बात जरूर आएंगी। इससे पहले माजी में आप देखें कितनी बातें हैं जो ड्रेसिंग रूम की भी बाहर आती रही हैं, बहुत सारी लड़ाइयां भी बाहर आती रही हैं। तो ये वो बातें हैं कि जो आप करते हैं तो बाहर आती हैं, जब आप नहीं करते हैं तो नहीं आती हैं। देखिए, आप कप्तानी को लेकर आप देखें असलान भाई कि हमारी टीम जो है उसकी परफॉर्मेंस जो है मुसलसल जो है वो गिरावट का शिकार है। बिल्कुल हम किसी भी फॉर्मेट में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद जो है कभी हम हेड कोच चेंज करते हैं, कभी हम बॉलिंग कोच चेंज करते हैं, कभी हम पूरा स्टाफ चेंज कर देते हैं, फिर कभी हम जो है वो कप्तान चेंजिंग की बातें कर रहे हैं। आप एक कप्तान को रहने तो दें। आप मुझे बताएं कि आपको कौन जो भी थोड़ा सा बेहतर खेलता है उसे कप्तान बना देते हैं, वो बेचारा कप्तान बनता है, अपनी परफॉर्मेंस को भूल जाता है, टीम भी हार जाती है। सलमान अली आगा जो है वो T20 का प्लेयर नहीं है, मैं आज भी आपको लिख के दे रहा हूँ। वो वनडे में परफॉर्म कर रहा था, उसको आपने T20 का कप्तान बना दिया। वो टेस्ट में परफॉर्म कर रहा था, उसको आपने T20 का कप्तान बना दिया। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, मेरे आम लोगों के, आपके या किसी के भी, बाबर आजम से लाख इख्तलाफात थे, लेकिन एक बात तो है ना, अगर एक ओपनर है, अगर वो मैच को 11 नंबर पे जाके फिनिश करेगा, ये कहाँ का तुक है? असल में होता यह है कि ओपनर का काम अपना होता है, मिडिल ऑर्डर का अपना होता है, उसके अलावा टेल एंडर का अपना काम होता है। ऑलराउंडर आपके पास इस तरह की होनी चाहिए जो पहले मैच को जिता सके। पहले भी तो थे ना, आप देखें कि आप माजी में अगर आप चले जाएं तो वहां पर आपको सईद अनवर, आमिर सुहेल, फिर इंजमाम उल हक, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, इस तरह के बल्लेबाज थे। नीचे शाहिद अफरीदी, अजहर महमूद, अब्दुल रज़ाक, फिर वसीम अज़म, वकार यूनुस। तो ये टीम इस तरीके से बनती थी। अब तो हमें यही पता नहीं पता, 4 ओपनर एक टीम में हम शामिल कर लेते हैं, 3 मिडिल ऑर्डर हम एक ही जगह पे खिला रहे होते हैं। हमें ये नहीं मालूम कि ये फास्ट बॉलर है, मीडियम पेसर है, हम उनको जो है वो टीम में खिला लेते हैं। तो ऐसे टीम की कारकर्दगी कैसे बेहतर होगी, आप खुद सोचें। लेकिन बदी भाई, एक चीज जरा मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या कप्तान को ही तब्दील करना हमारी टीम का सबसे बड़ा हल है? क्या सिर्फ कप्तान तब्दील हो जाए सब ठीक हो जाएगा? ऐसा होता तो शाहीन भी आ गया, बाबर भी आ गया, रिजवान भी आ गया, सलमान अली आगा भी आ गया, लातादाद कप्तान ले आए हैं, शादाब को भी बना के भेज दिया था एक सीरीज का कप्तान। नहीं, कप्तान देखो, कप्तान बदलने से कुछ नहीं होगा। आप इसका निजाम बदलें, आप अपनी टीम की परफॉर्मेंस को बदलें, और खिलाड़ियों को ये बताएं कि भाई आप पाकिस्तान टीम की तरफ से खेल लें, और हर जगह जाके कंडीशन का रोना ना रोए। कल मैं बॉलिंग कोच की बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि यहाँ एक दिन और कंडीशन होती है, दूसरे दिन दूसरी कंडीशन होती है। वो भाई, तो दूसरी टीमों के साथ कंडीशन की प्रॉब्लम क्यों नहीं है? मुझे बताएं, जनूबी अफ्रीका के पास 7 क्यों नहीं है, जिसने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हरा दिया, फिर ऑस्ट्रेलिया ने 431 रन कर दिए, उनके पास कंडीशन होना क्यों नहीं है?
फिर दीगर जो टीम है उनके कंडीशन का रोना क्यों नहीं है? कप्तान बदलने से आपकी टीम की परफॉर्मेंस कभी भी बेहतर नहीं होगी, हेड कोच बदलने से आपकी टीम की परफॉर्मेंस कभी भी बेहतर नहीं होगी। अगर आपने बदलना है तो खिलाड़ियों के माइंडसेट को बदलें और इन खिलाड़ियों को ये पावर करें कि भाई आप ओपनर हैं तो आपसे हमें इस कारकर्दगी की तवक्को है, आप मिडिल ऑर्डर हैं तो आपसे हमें इस कारकर्दगी की तवक्को है, और अगर आप ऑलराउंडर हैं तो आपको मैच फिनिश करके जाना है। हम जब हमारा बॉडी लैंग्वेज जब हम मैदान में दाखिल होते हैं, पहले से ही ऑस्ट्रेलिया सामने तो हम कहते हैं हम हार जाएंगे, इंग्लैंड सामने तो हार जाएंगे, इंडिया सामने तो हार जाएंगे। ये चीजें आपको दिल से निकालनी होगी। बड़े दिल के साथ जब आप मैदान में जाते हैं तो टीमें जीतती हैं। तो अगर ये जो टीम, मुझे अभी शोएब अख्तर ने जो बात की आपने भी सुनी होगी कि उसने एकदम से कह दिया कि भाई 120 सीजन की टीम नहीं है अफगानिस्तान के खिलाफ। अब क्या क्या मसला है कि 120 सीजन की नहीं है? क्योंकि हमने वो प्लेयर भर्ती कर लिए। मोहम्मद हारिस में क्या है? आप उसे मुसलसल खिलाई जा रहे हैं। शायद मजूब पेड़ है, खिलाई जा रहे हैं। आपका कौन सा ऐसा मुस्तनद बल्लेबाज मुझे बता दें कि जो पूरे 20 ओवर खेल के चला जाए, चले एक एंड से जो है वो दूसरा प्लेयर जो है या बल्लेबाज जो है वो रन बना रहा है। और ये बदी भाई, आपने सिंगल मोहम्मद डबल हारिस का नाम लिया, मार चले दे। मैं जरा एक एक करके इस पे बात करता हूँ। मोहम्मद हारिस को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया है, मोहम्मद हारिस को मुसलसल मौका भी दे रहे हैं, परफॉर्मेंस मोहम्मद हारिस से हो नहीं पा रही, और साहबजादा फरहान को ज़बरदस्ती का विकेट कीपर बना दिया। हालांकि वो एक अच्छा बैट्समैन है, उसको बैटिंग करने दें भाई, उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हक था। खुशदिल शाह को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, नवाज को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, हसन अली की वापसी पर उसे बी कैटेगरी का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। समझ से बाहर है। अच्छा, ए कैटेगरी ख़त्म कर दी बदी भाई, क्या हमारे पास कोई ए कैटेगरी का प्लेयर ही नहीं है? किस कदर हजीमत है ये हमारी। देखिए, अगर आपने एक कैटेगरी खत्म करनी थी ना, तो ये परफॉर्मेंस के ऊपर अगर आप कैटेगरी दे रहे हैं तो मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जो जिसने परफॉर्मेंस दी हो और वो बी कैटेगरी में आया हो या सी कैटेगरी। ये तो वो प्लेयर हैं जिनको आपने पहले बाहर से उनको उठा के अंदर कर दिया, और 12 लड़के जो थे, 9 लड़के जो थे, उनको उठा के बाहर कर दिया। वो भाई, ये परफॉर्मेंस बेस्ड कैटेगरी नहीं है। ये जो है वो कैटेगरी, अब ए कैटेगरी में देखिए कुछ भी हो, शाहीन अफरीदी पाकिस्तान का स्टार है, नसीम शाह है, बाबर आजम है, रिजवान है। जब आपको ये मैच जिता रहे होते थे, जब परफॉर्मेंस दे रहे होते, वाह 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 हो रही होती है। अगर आप इनकी कैटेगरी को जो है वो बी में कन्वर्ट करते हैं और इनको पैगाम देते हैं कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, तो उस खिलाड़ी का मोराल बुलंद होगा या उसका मोराल और गिरेगा? वो आगे परफॉर्मेंस दे सकेगा? आप खुद सोच लें। असल में आपको वो चीजें करनी चाहिए थी पहले जो जिसको आप बर्दाश्त कर सकें। अब अगर आप कैटेगरी गिराने से आप बोलेंगे कि रिजवान परफॉर्मेंस दे के वापस आ जाएगा, बाबर परफॉर्मेंस दे के वापस आ जाएगा, फिर एक कैटेगरी दे देंगे या कोई और, मैं आपको पहले से कह रहा हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी टीम में कोई मुस्तनद जो है वो बल्लेबाज नहीं है, कोई मुस्तनद ऑलराउंडर नहीं है, कोई मुस्तनद बॉलर जो है 1-2 के अलावा नहीं है जो आपकी टीम को मैच जिता सकें। इसका अंदाजा आपको 3 मुल्क की सीरीज में भी हो जाएगा और उसके बाद जो एशिया कप है उसमें भी आपको अंदाजा हो जाएगा। हमारी क्रिकेट जो है, मोहसिन नकवी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बहुत अच्छे काम किए उन्होंने, लेकिन चेयरमैन इनको बल्ला पकड़ के खिला तो नहीं सकता ना। खेलना तो बाबर का काम है, रिजवान का काम है, हारिस का काम है, शाहीन का काम है, इन सब का काम है खेलना। वो उसने जो फैसले किए पाकिस्तान के मफाद में बहुत जबरदस्त फैसले किए, और एक फैसले जो है वो इस तरह के फैसले की पाकिस्तान को जरूरत थी। लेकिन अब इन खिलाड़ियों ने जो है वो परफॉर्म करके दिखाना है। हम आज उसमें तो सही हो रहे हैं, लेकिन हमारी जो क्रिकेट है वो मुसलसल जो है नीचे आ रही है। और अभी आप जो रैंकिंग आती है उसमें अगर आप देखें तो आपका कोई प्लेयर जो है टॉप रैंकिंग में नहीं आ रहा। इससे आप अंदाजा लगाएं कि हम कहां पर खड़े। बदी भाई, बार बार आपने जिसका जिक्र किया, चले मैं उस पर बात करता हूँ। बाबर आजम हमारा एक कैटेगरी से नीचे आ गया, रिजवान आ गया, ठीक है, इनकी अपनी परफॉर्मेंसेज खुद भी बहुत ज़्यादा सवालिया निशान है, लेकिन आप नहीं समझते छोटी टीमों के खिलाफ खेल खेल कर एक बड़ी टीम के खिलाफ मैच नहीं है। आप अगर ऑस्ट्रेलिया जाते हैं वो बी टीम खिला देते हैं अपनी, आप साउथ अफ्रीका जाते हैं वो आपके अगेंस्ट बी टीम खिला देते हैं, वो भी एक आधी कोई सीरीज़ होती है। न्यूजीलैंड यहाँ आती है तो सी टीम ले आती है, बाकी आप खेलें बांग्लादेश से, यूएई से, अफगानिस्तान से। आपकी क्रिकेट छोटी टीमों से खेल के छोटी हो गई है। आप समझते हैं ये बात? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, असल मसला ये है कि हमारी टीम को अब कोई खातर में नहीं लाता। उनको मालूम है कि 1-2 प्लेयर से परफॉर्म करते थे, इनकी टीम में थोड़ी जान थी, वो चीज अब खत्म हो गई है। इसी वजह से न्यूजीलैंड की टीम भी सी आ जाती है,
फिर ऑस्ट्रेलिया वहां जाते हैं हम तो कौन सी टीम खिला देता है, इंग्लैंड कौन सी टीम खिला देता है, बांग्लादेश की टीम आपको पाकिस्तान में हरा के चली जाती है। और इसके अलावा मुझे बताएं क्या हो सकता है, आप जिम्बाब्वे में जाते हैं वहां मैच आ जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं मैच आ जाते हैं। सबसे बड़ा फर्क ये पड़ा है कि हमने बड़ी टीमों से क्रिकेट नहीं खेली डर के मारे, जिसकी वजह से हमारा ये हाल हो रहा है। आप ऑस्ट्रेलिया से सीरीज खेलें, आप इंग्लैंड से, अफ्रीका से, न्यूजीलैंड से, और इनको बोले भाई आपने पूरी मेन टीम भेजनी है, या हम आएंगे तो पूरी मेन टीम खेलेगी, ताकि आपकी कारकर्दगी का पता तो चले कि हम कहाँ खड़े हैं। इस तरह की कारकर्दगी अगर आप देते रहेंगे, आप भारत को भी देखें, लाख इख्तलाफात सही हैं हमारे भारत से, वो हमारे साथ सियासत करता है, हमारे खेल को आगे नहीं बढ़ने देता, लेकिन उन्होंने क्रिकेट में बहुत अच्छे काम किए हैं। उन्होंने क्रिकेट में टेस्ट टीम जो है वो 2-2 बना के रख दी, वनडे में बना के रख दी, T20 में अगर आप लड़के उनके गिने तो 3 टीमें उनकी बनती हैं और एक से के पीछे एक खड़ा हुआ है। आप ऊपर की टॉप कैटेगरी में देखें T20 में है ही इंडियन दोनों। तो ये क्या चल रहा है? असल मसला ये है कि उनको ये है कि हम परफॉर्म करेंगे तो टीम में खेलेंगे, लेकिन हमारे यहाँ ये है कि भाई हमने जो है वो अपनी परफॉर्मेंस देनी है, 50 रन करने, ताकि टीम में जगह पकी रहे, पाकिस्तान हारे जीते उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक बड़ी मजाक खेज बात है बदी भाई, आकिब जावेद साहब ये कह रहे हैं जी कि उनके दरवाजे बंद नहीं हुए हैं रिजवान और बाबर के। हाँ, हमने उन्हें रोल दिया है कि वो बेहतरी, इतने बड़े प्लेयर्स को क्या सिखा रहे हैं कि जाके सिर्फ शॉटें मारो, ख़त्म करो अपनी गेम को, जो क्लासिक स्टाइल ऑफ गेम है उसको ख़त्म कर दो। कोहली सारी ज़िंदगी एक ही स्टाइल के साथ T20 भी खेला, केन विलियमसन उसी स्टाइल के साथ खेला, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे प्लेयर हैं, मैं बहुत सारों का नाम, स्टीव स्मिथ है उसी स्टाइल से खेला, फैफ डु प्लेसी उसी स्टाइल से खेला। अब सारों का स्टाइल क्या चेंज करवा दें T20 के लिए? ये कोई है वे है, सही बेहतर वे है? ये बातें तो वो हैं कि जो इनको अपनी बातें मनवाने के लिए इस तरह की बातें करी। आकिब जावेद ने खुद अपनी करियर में क्या किया, मुझे ये बताएं कि वो कैसे कह सकते हैं कि बाबर आजम को हमने बोला कि ये कर लो वो कर। यार ये वही बाबर आजम है ना, आज भी उसकी वनडे क्रिकेट में 55 रन की अभी से वो खेल रहा है, आज भी T20 में सबसे ज्यादा रन उसके हैं, आज भी टेस्ट क्रिकेट में वो जिस तरीके से खेल रहा है उस जैसा पाकिस्तान में कोई नहीं खेल रहा। तो आप कैसे बाबर को कहते हैं कि वो अपना स्टाइल चेंज करे? क्या वो अपनी कवर ड्राइव छोड़ दे? क्या वो जो सीधा खेलता है वो छोड़ दे? यार आकिब जावेद को भी कोई सोच के बात कहनी चाहिए, इस तरीके की बातें नहीं होती। इतने बड़े प्लेयर को जिसको कल तक आप सुपरस्टार कहते थे, आज अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं है 7-2 साल से, तो आपने कौन सा प्लेयर है जो पाकिस्तान का साबिक क्रिकेटर हो, कौन सा प्लेयर है 1-2 के अलावा जिसने ये कहा हो यार बाबर के साथ ज्यादती हो रही है? सभी कह रहे हैं कि यार बाबर अच्छा नहीं खेला, वो नहीं खेला। आता है बैट आता है, 3 साल तक कोहली ने कोई सेंचुरी नहीं की, उसके बाद वो वापस आया, लेकिन उसने गेम तो अपना चेंज नहीं किया, वो खेलता रहा, वैसे ही खेलता रहा। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ जब आप जो जितने भी प्लेयर हैं इनको जब आप लीग के लिए इजाजत दे देते हैं ना, तो इनको पाबंद करें कि भाई आपने अपने मुल्क की क्रिकेट जो है, डोमेस्टिक क्रिकेट, चाहे वो पाकिस्तान कप हो, अली मोहम्मद ट्रॉफी हो, काजम ट्रॉफी हो, इसको खेलो भाई, इसको खेलो ताकि आपको पता चले कि यहाँ लंबी क्रिकेट कैसे खेली जाती है, यहाँ रन कैसे बनते हैं और कैसे ऊपर आया जाता है। हम तो 1-2 T20 मैचेस जो PSL में खेले उसकी बेस में हम जो तीनों फॉर्मेट लड़के को खिला देते हैं, तो फिर कहते कि ये जो अभी आपका नाफे जो है शाहीन से गया है, मुझे बताएं इसने कौन सी क्लब क्रिकेट खेली है? आप PSL में लेके आ जाते हैं, ये बाहर खेल। हाँ जी, पाकिस्तान अंडर 19 भी उस तरह नहीं खेली। आपकी इस बात से 100% अग्री हूँ मैं बदी भाई। उस्मान को हम ले आए UAE से छुड़वा के, उसने 2 मैच यहाँ खेले, हमने उसको टीम में डाल दिया, अब उसकी जगह नहीं बन रही। यही सबसे बड़ा मसला है कि शाहीन के लिए हसीबुल्ला जैसे अच्छे प्लेयरों को इग्नोर कर दें, शाहजेब अंडर 19 का प्लेयर है उसको गायब कर दें, शमाइल को आप गायब कर दें, रोहेल नज़ीर को आप मौका ना दें, बड़े, और इरफान नियाजी आपका प्रॉस्पेक्ट था फ्यूचर, उसको गायब कर दिया। समझ से बाहर है, चलता क्या है? और फिर हम कहते हैं जी हमारी क्रिकेट खराब हो रही है। बदियुल जमात साहब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, बड़ी डिटेल डिस्कशन हमने आज बॉक्सिंग और क्रिकेट दोनों पर की। कल फिर होती है मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।